नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। कोरोना, राजनीति और महंगाई वर्तमान समय में ये ही तीन मुद्दे हैं, हर तरफ छाए हुए हैं। और यूपी में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब तांडव मचाया तो दूसरी तरफ राजनीतिक उठापटक भी खूब देखने को मिली। बात सीएम की कुर्सी पर बनाई और बीजेपी के कुछ विधायकों का मानना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और जनता परेशान है। कोरोना ने उनकी रोजी रोटी छीन ली पहले और अब महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। कोरोना से यूपी का हाल बेहाल नजर आया तो महंगाई भी अपने चरम पर है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं साहिबाबाद के बीजेपी विधायक सुनील शर्मा, लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा जी, आप इस मुद्दे पर आज हम साहिबाबाद विधायक से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। हर कोई इसकी जद में है कि हर किसी ने अपनों को खोया है। ये एक ऐसा दौर है जब चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। राजनीतिक उठापटक भी इस बीच चल रही है क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपनी दांव खेलने को तैयार है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कोरोना को लेकर है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कोरोना से पैदा हुई स्थितियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? लोग दवाइयों के लिए परेशान थे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी त्रासदी है और इसको सुनामी के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से एकदम ये बहुत ही के साथ कोरोना आया, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ दिन के लिए जरूर अफरा तफरी का माहौल हुआ और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर बहुत ही नियंत्रण किया, अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त किया, उनकी व्यवस्थाएं भी की, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई, दवाइयों के पैकेट फ्री जनता में, और जो जरासे में संदिग्ध थे जिनको लग रहा था कि दिक्कत हो सकती है उनको बांटा गया, जिसका परिणाम ये रहा कि सबसे बड़े आबादी वाला प्रदेश और जिसकी घनी आबादी है उसको WHO के द्वारा माननीय योगी जी के नेतृत्व को सराहा गया कि उन्होंने जितनी जल्दी नियंत्रण इस पर यह किया है। और आज उत्तर प्रदेश लगभग पूरा अनलॉक हो चुका है, गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ये माननीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार की कुशल नेतृत्व और क्षमताओं के परिणाम स्वरूप भी संभव हो पाया है। विधायक जी, गाड़ी जरूर धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन जब दूसरी लहर पीक पर थी तब बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अस्पताल में बेड नहीं थे, लोग परेशान थे, हर कोई अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो इस समय, ऐसे समय में आपके ऊपर कितना प्रेशर था? क्या कुछ अपना अनुभव बताइए आप हमें कि किस तरीके का जनता का प्रेशर होता है एक राजनेता के ऊपर, तो आप किस स्थिति से गुजरे? स्वाभाविक है कि मैंने कहा कि एक सुनामी थी जो कुछ समय के लिए आई और उसमें एक साथ लोगों को बेड की आवश्यकता पड़ी, एक साथ लोगों को आईसीयू की आवश्यकता पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी। तो कोरोना की पहली लहर थी, उसमें L1 हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, L2 और L3 की भी किसी को जरूरत नहीं थी, केवल आइसोलेशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। अब की बार जो स्थिति हुई उसमें आइसोलेशन तो लोग जो कर सकते थे वो घर पर कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या उन लोगों की हो गई जिनको L2 और L3 हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, या ऑक्सीजन हो, या हाई प्रेशर ऑक्सीजन मिल सकती हो, या वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू फैसिलिटीज हो। तो जितनी अस्पतालों में उपलब्धता थी उससे अधिक एकदम संख्या बढ़ गई, लेकिन उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया गया। जहां तक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपना अनुभव बताऊं कि कई रातें मुझको बड़ी तनावपूर्ण गई क्योंकि चारों तरफ से लोग डिमांड कर रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों को जहां भी संभव हुआ, किसी को सरकारी अस्पताल में कराया, किसी को अधिग्रहित में कराया, जिसकी क्षमता थी उसको प्राइवेट अस्पताल में कराया। हमने जितने लोगों के टेलीफोन आए, कोशिश करके, प्रयास करके उनकी मदद की और उनको कहीं ना कहीं भर्ती कराने का
जो भर्ती नहीं हो पाए उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई, ताकि उनको चिकित्सा की व्यवस्था उनके स्थान पर पहुंचाने की काम किया, और वो बहुत जल्दी इस कारण से नियंत्रण में लिया। लेकिन ये बात ठीक है कि 6-7 दिन ऐसा माहौल रहा जो बहुत तनावपूर्ण था। बिल्कुल। सुनील जी, कभी ऐसा वक्त आया इस दौर में जब आपको लगा कि आपकी सारी पावर जो है वो किसी काम की नहीं? कभी कभी दौर आ जाता है, इंसान जब हेल्पलेस महसूस करने लगता है खुद को, तो कोविड के दौर में ऐसा कोई स्थिति आई जब आपको लगा कि सारी चीजें बेकार हैं? देखिएगा, बहुत दर्दनाक स्थिति तो हो ही गई थी, क्योंकि इस बार कोरोना का प्रहार जो था पिछली बार से बहुत अधिक गंभीर था। लोगों की जानें भी गई और जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। जो लोग सही समय पर जिनका ट्रीटमेंट हो गया वो उस बीमारी से बाहर आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, अपने मित्र भी थे नजदीक। खुद मेरी सगी भतीजी कोरोना में संक्रमित हुई और हमने पहले होम आइसोलेट किया, फिर हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन नहीं बच पाई। तो ये कोरोना इस बार को बहुत खतरनाक था, और बीमारी के आगे जैसे कहा कि बेबसी तो हो ही जाती है। हम पहले मेरे परिवार के सदस्य थी, लेकिन हम बेबस थे, हॉस्पिटल में भी थी, इलाज भी हो रहा था, नहीं बचा पाए। जी विधायक जी, कहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो एक्सपर्ट थे वो बार बार ये कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, और दूसरी लहर आई, लोगों का कहना था कि मतलब बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि सरकार थोड़ी सी चूक गई चीजों को लेकर? नहीं, सरकार चूकी नहीं, सरकार भी कह रही थी। इससे जो पहली लहर थी, जो उसका अनुभव था, उसके आधार पर लोगों की मानसिकता थी, और एकदम अनलॉक होने के कारण सब लोग विवाह, शादी, समारोह, बाजार उस प्रकार से हुए, और कहीं ना कहीं सभी के स्तर पर लापरवाही बढ़ी। और ये इतनी भयानक इसका स्वरूप होगा, इतना खतरनाक स्ट्रेन होगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। इसकी संभावना की किसी ने व्यक्त नहीं करी थी, WHO ने भी नहीं की थी। तो वो उस कारण से वो हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर बहुत ही शीघ्रता के साथ नियंत्रण किया। माननीय योगी जी गांव-गांव गए, जिले में जाकर के अधिकारियों के साथ बैठा। ऐसा पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहा होगा जिसने पूरे प्रदेश में सब दौरे करके पूरे मामले को हैंडल किया, बहुत ही जल्द उस पर नियंत्रण कर लिया। विधायक जी, जिस तरीके से दूसरी लहर अब धीरे धीरे डाउन हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर भी आएगी, तो ऐसे में आपकी तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर को लेकर? क्योंकि हम सभी ने देख लिया कि दवाइयों की किल्लत थी, अस्पताल में बेड नहीं रहे थे, तो ऐसे में एक रणनीति होगी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अगर तीसरी लहर आए तो कैसे निपटा जाए? उसकी दिक्कत आई थी, और कुछ इंजेक्शन क्या है, उनका उत्पादन, क्योंकि पहले से बाजार में उसकी इतनी डिमांड नहीं होती है, और नहीं होती तो जो कंपनियां हैं वो उसका उत्पादन भी सीमित मात्रा में करते हैं, और उसकी जरूरत एकदम बहुत ज्यादा पड़ गई, तो उसके कारण कुछ दिन दिक्कत रही थी, लेकिन बाद में उसका उत्पादन बढ़ा करके उसको ठीक कर दिया गया था। जहां तक तीसरी लहर का प्रश्न है, उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं तीसरी लहर के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और मुझको लगता है कि यदि जनता ने सावधानी बरती तो तीसरी लहर शायद ना भी आए। ये निर्भर इस पर भी करता है कि हम कितनी, फिर भी मैं अपनी विधानसभा का बताऊं, मेरी विधानसभा में 23 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो दिन में जो काम करते हैं। वहाँ 4-4 बेड्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सारी सुविधाएं। अभी सब पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो हमारी डिस्पेंसरी जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो इस योग हो कि फर्स्ट एड के रूप में उनका प्रयोग किया जा सके, 8-10 घंटे होल्डिंग एरिया के रूप में हम उसको यूज कर सके। तो हम वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवा रहे हैं, 4-4 बेड की व्यवस्था प्रत्येक उसमें हम कर रहे हैं, ताकि कोई आदमी मोहल्ले में बीमार होता है और हॉस्पिटल में पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो कोई कारण है, तो हम नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती करें। वहाँ ऑक्सीजन की, दवाइयों की, सब नर्सिंग की सारी फैसिलिटीज है, वो उसको मिलेगी। हम इसी स्तर से तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमारे जितने भी दूसरी लहर में व्यवस्थाएं की गई थी वो यथावत है, उनको किसी को अभी ऐसा नहीं है कि खत्म कर दिया गया हो या उनको हम क्लोज कर रहे हो।
जो एज इट इज है, इसमें तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे मैं प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से, सभी बहनों भाइयों से कि तीसरी लहर ना आए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे और परस्पर दूरी बना करके रखेंगे तो तीसरी लहर से हम बच सकते हैं, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। सुनील शर्मा जी, जिस तरीके से कोरोना की लहर आई, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, एक जनप्रतिनिधि हैं आप और 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और आप भी एक विधायक हैं, तो ऐसे में किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने हैं? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता को आपसे उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी लोगों की आपने मदद की होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनकी चाहकर भी आप मदद नहीं कर पाए होंगे। ऐसे में अब जब जनता के बीच आपको जाना होगा तो आपके सामने कौन सी ऐसी मुश्किलें जो हैं आएंगी जो पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में आपने नहीं फेस की होंगी? शायद उन चीजों का भी सामना आपसे हो, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मन में है आपके? जनता बहुत समझदार है जी। जनता ईश्वर का स्वरूप है। वह जानती है कि उसका जनप्रतिनिधि जब वो आपातकाल में थे, जब समस्याग्रस्त थे, तब उनके बीच में उपस्थित था या नहीं था। जी। मैं 24 घंटे 7 दिन लोगों के लिए उपस्थित रहा। 24 घंटे रात के 2 बजे भी मैंने लोगों का फोन अटेंड किया और उस पर उनको सर्विस प्रोवाइड की, उनकी मदद की जितनी हम कर सकते थे। तो सब जानते हैं कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे सांसद हो, चंदन वीके सिंह साहब हो, चाहे मेरी पार्टी के पार्षदगण हो, हम बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने एक सैनिक के रूप में काम किया। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस बीमारी के लिए, इस महामारी के लिए कितना बारीकी से प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोरोना की वैक्सीन 18+ के लिए भी केंद्र सरकार ने ले ली है और सबको फ्री और बहुत अधिक उसमें वैक्सीनेशन करने की भी योजना बना दी है, जो माननीय मोदी जी का प्लान है। और उसके अनुसार जैसी वैक्सीनेशन होगा तो मैं नहीं समझता कि तीसरी लहर आ पाएगी, क्योंकि अगस्त सितंबर तक देश के ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके होंगे। जी सुनील जी, टीके की बात आप कर रहे हैं। टीके को लेकर भी बहुत सारी राजनीतिक लड़ाइयां हो चुकी हैं। दूसरे पार्टी के लोगों से आपकी, कुछ लोगों ने टीके पर सवाल किया, फिर वही टीका दूसरे पार्टी के लोगों ने लगवाया भी। लेकिन अब विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है कि टीकाकरण तो सरकार करवा रही है, प्रदेश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन लोगों को टीके मिल नहीं रहे हैं। ये भी विपक्ष के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भगवान ऐसे नेताओं को जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का टीका है, भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। नहीं, टीके को लेकर और विपक्ष का भी एक धर्म होता है जी। जब देश विपत्ति से गुजर रहा हो जी, जब देश महामारी से गुजर रहा हो तो उस वक्त राजनीति करना, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करना उचित नहीं माना जाता। उस वक्त आवश्यकता होती है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के उस महामारी से संघर्ष करें। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष ने यह काम नहीं किया। विपक्ष ने इस महामारी में भी मोदी जी की जो दिन रात लग करके इस महामारी से पूरे देश में जूझ रहे हैं और इसका समाधान कर रहे हैं, उसको इवन वैक्सीन को भी बदनाम करने की कोशिश की, लोगों को प्रेरित किया कि वैक्सीन ना लगवाएं, और वो खुद में लगवाने पर और उनके परिवार के लोग लगवा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो योजना बनाई है उससे सबको वैक्सीन बहुत शीघ्र मिलने वाली है और सब लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है इस कोरोना महामारी से बचने का। विधायक जी, जिस तरीके से आप टीके की बात कर रहे हैं, लेकिन टीके की कमी तो है। लोगों का कहना है कि आपकी पार्टी की जो सरकार है उसने टीके दूसरे देशों को दे दिए। अपने राज्य में टीके की कमी थी, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार ने दूसरे लोगों को टीके दे दिए। टीके की कमी है, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब हम दूसरे देशों से ले भी तो रहे हैं ना। जी बिल्कुल, दूसरे देश ले रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम दे रहे हैं। लेकिन तभी तो कह रहा हूँ कि विपक्ष ने कभी भी एक राजनीतिक विपक्षी दल का जो फर्ज होता है, जो दायित्व होता है, जो धर्म होता है, उसे नहीं निभाया। वो केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है। क्या जब हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो दुनिया ने हमको ऑक्सीजन नहीं दी क्या? बिल्कुल।
दुनिया तो उनसे उनसे पूछा जाए कि वो दूसरे मुल्कों से हमने ऑक्सीजन क्यों ली। अरे भाई, दुनिया में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक परंपरा है, एक रीति है। तो थोड़ी बहुत वैक्सीन उसको अब हम दूसरे मुल्कों से हम ले भी रहे हैं। हम पूरी दुनिया से स्पुतनिक भी खरीद रहे हैं, फाइजर भी खरीद रहे हैं, मॉडर्ना की भी ले रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन से भी ले रहे हैं। जितने भी दुनिया में वैक्सीन है सब हम दूसरे मुल्कों से मंगा रहे हैं। क्या बात होगी इसमें? लेकिन सुनील शर्मा जी, ऐसे समय में टीके दूसरे प्रदेशों को दे देना, जिस समय आपके देश में विशेषज्ञ हैं बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि दूसरी लहर हिंदुस्तान में आने वाली है और इससे भयंकर तबाही मचेगी, ऐसे में सवाल तो उठता है ना। मैंने बताया ना कि दूसरे देशों से हम ले क्यों रहे हैं, फिर हम ले भी रहे हैं ना। जी बिल्कुल सुनील जी, जिस आपके प्रश्न का, आपकी जो शंका है, जिज्ञासा है, उसका यही समाधान है जी कि हमने दिए हैं तो हम ले भी रहे हैं। बिल्कुल। सुनील जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं 2022 के, और ऐसे में जिस तरीके से लोग हॉस्पिटल के लिए परेशान रहे और सारी चीजें, दवाइयों के लिए परेशान रहे, आपको क्या लगता है कि 2022 का जो चुनावी मुद्दा है वो किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से लोग, जिस स्थिति से जनता गुजर कर आई है सामने से, अब इसके सामने धर्म, जाति, ऐसे कोई विशेष मुद्दे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो ये चुनाव है इस बार जातिगत या धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा या फिर विकास के आधार पर लड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर नहीं लड़ी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नेता, माननीय योगी जी, सब चुनाव प्रचार में उतरे थे। तो कोई हमारा जाति और धर्म मुद्दा नहीं था। लोगों ने विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि इस महामारी के बावजूद, इतनी जबरदस्त महामारी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, अपराधियों को दंडित किया गया है और विकास की जो एक बहुत पारदर्शी तरीके से, बिना किसी बेईमानी घोटालों के विकास की जो तीव्र गति से हुआ है, वो सब पूरी जनता ने देखा है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल खड़ा नहीं होता। हाँ, जिन दलों की नींव ही जातिगत आधार पर है, उत्तर प्रदेश में कुछ दल ऐसे हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है सर। उनका एजेंडा जाति है, उनका एजेंडा सांप्रदायिकता है, एजेंडा हिंदुत्व का है, आप इसे नकार नहीं सकते। देखिएगा, हिंदुत्व के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदू के बारे में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है जी कि हिंदुत्व क्या है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इस देश की सांस्कृतिक वो है, जीवन पद्धति है जी, समझिए। उसको अगर कोई ये कहता है, मैं तो कहता हूँ कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो जी बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू संस्कृति में पला पड़ा है और वो हिंदू है जी। चलिए, बीजेपी का यही कहना है कि जो लोग हिंदुस्तान में पल बढ़ रहे हैं वो सभी हिंदू हैं। लेकिन सर, आपकी सरकार जो है वो महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। सर, आपको क्या लगता है कि कितनी महंगाई कंट्रोल हुई? क्योंकि पेट्रोल 100 के पार हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई, हर सामान, ऐसा कोई भी सामान नहीं है दूध से लेकर सब्जी तक जिसके दाम जो है वो आसमान न छू रहे हों। तो आपको क्या लगता है कि इस बार महंगाई के मुद्दे पर आपकी सरकार कहां पे है सर? पेट्रोल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। पेट्रोल, डीजल सब जानते हैं कि ये हमारे देश में पैदा नहीं होता, ये हम बाहर से मंगाते हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट पर इसके दाम निर्भर करते हैं, इसके दाम हम तय नहीं कर सकते, भारत की सरकार तय नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनल मार्केट में जिस भाव कंपनियां खरीदेंगी उसी के हिसाब से आगे देंगी।
सर आप ही की जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आप ही के पार्टी के लोगों ने महंगाई को मुद्दा बनाया था और पेट्रोल डीजल जब 60-65 पर थे तो आप ही के पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी जाती थी कांग्रेस पार्टी के लोगों को। 7 साल माननीय मोदी जी की सरकार को हो गए, हमने रसोई के आइटम्स के रेट नहीं बढ़ने दिए। नहीं सर, रेट तो बढ़े हैं सर। जो सिलेंडर 350 450 में मिलते थे आज वो 650 750 में मिलते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में कितने का मिलता था? 350 450 सर। 850 का सर? नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। 450 में मिलता था, महंगाई था जिसकी वजह से चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, हमने चेक किया हुआ है सर, हमने चेक किया हुआ है। महंगाई के मुद्दे पर नहीं था सर। नहीं सर, आप मानते हैं कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में महंगाई एक वजह थी, ठीक है, आप लोगों ने एक मुद्दा बनाया था, तो आपकी भी गवर्नमेंट में चीजें महंगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तान में पेट्रोल 100 के पार गया सर, और डीजल 100 का आंकड़ा छूने को है पहली बार। आप भी इस चीज से सहमत है? हिंदुस्तान में नहीं, पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी बढ़े हैं, हिंदुस्तान में नहीं बढ़े। मैंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगता है, ये इंटरनेशनल इसके मार्केट पर निर्भर करता है। पेट्रोल के दाम भारत सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई को नियंत्रित रखा गया है और महंगाई नियंत्रण में आज भी है, ये देश की जनता जानती है। सर आप लास्ट सवाल हम आपसे करते हैं क्योंकि समय की कमी है। सर ये जो 2022 का चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? आपको क्या लगता है कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है इसमें मुद्दे कौन से होंगे? और बीजेपी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए ऐसे विकास के कार्य किए हैं, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर कोरोना काल में ये सामने आया है कि विकास किस मुद्दे पर हुआ है। जब जनता को हॉस्पिटल की जरूरत थी तो अस्पतालों में बेड नहीं थे, जब जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, जब जनता को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी तब कालाबाजारी हो रही थी। तो कौन सा विकास, किस मुद्दे पर विकास? कालाबाजारी को हमने नहीं होने दिया, हमने रोक दिया। कालाबाजारी दिल्ली में हो रही थी, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही थी। सर उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी, उत्तर प्रदेश में भी 35 हजार 70 हजार में मामूली सा 1,000 रुपए में बिकने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन बिका। दिल्ली में हमारे पास डिटेल पड़ी हुई है इस चीज की। मैं भी पूरी जानकारी दे सकता हूँ, आप बैठ करके 1 घंटा डिबेट कीजिएगा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी दिल्ली में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हमने रोक दिया था, हमने कंट्रोल कर दिया था उसको। जी विधायक जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में? मैं जनता से एक ही अनुरोध करूंगा कि कोरोना से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी सुरक्षा का भी प्रश्न है, हमारे परिवार की सुरक्षा का भी प्रश्न है, पूरे देश की सुरक्षा का प्रश्न है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोकें। और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम जो सावधानियां हैं वो बरतें, घर से बाहर कभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, मास्क लगा करके रहे, हाथ में धोते रहे, परस्पर दूरियां बना करके रखें। नियमों अगर जरा से भी तो कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल जांच कराएं और अपना उपचार कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक सुनील शर्मा जी, लोकमंच की टीम के साथ चर्चा के लिए। थैंक यू। ये विधायक साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी थे जिनसे हमने कोरोना, राजनीति और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की। इनका कहना है कि प्रदेश में महंगाई कंट्रोल में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश का विकास कितना हुआ, सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में कितनी सफल रही, कोरोना की स्थिति को किस तरीके कितनी सफलता से सरकार निपट कर बाहर आई। इस पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।